कृषि किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए लिए 7 बड़े फैसले। 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की जाएगी स्थापना। वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जैव ऊर्जा पर आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम में गैर जीवाश्म ईंधन सहित संबंधित मुद्दों पर विस्तार से की गई चर्चा। सरकार का मकसद ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति के जरिए 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1,702 करोड़ रुपए पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम को दी मंजूरी। इस निर्णय से पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण, डेयरी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। वहीं दूध की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिसार और IIT रुड़की एक खास डिवाइस पर कर रहे हैं काम। होशियारपुर के तलवाड़ा ब्लॉक के सरकारी कॉलेज महेंद्र राम प्रकाश दास में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की होगी शुरुआत। योजना का लाभ आने वाले समय में पंजाब, हिमाचल और जम्मू की महिलाओं को मिलेगा। एक सितंबर से देश भर में महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मनाया जा रहा है पोषण माह। योजना का मकसद एनीमिया, बढ़ोतरी, निगरानी, पूरक आहार, पोषण और शिक्षा जैसे विषयों पर काम करना। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास तौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले किए गए हैं। इन फैसलों के तहत 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सोशल साइंसेज को भी मजबूत करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाने वाला ये मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। 2,817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को शुरू किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो DPI का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। किसानों के हित में लिया गया दूसरा बड़ा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे 3,979 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों से जुड़े इन 7 परियोजनाओं की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है। एक जीवंत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की क्षमता 63 लाख चिप प्रतिदिन होगी। आज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में
अप्रूवल मिला है केन्स टेक्नोलॉजीज के प्लांट को। इस प्लांट में 6.3 मिलियन पर डे चिप्स पर डे, यानी 63 लाख चिप्स पर डे की प्लांट की कैपेसिटी होगी। 46 एकर्स में प्लांट बनेगा। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधा संपर्क प्रदान करेगी और गतिशीलता में सुधार करेगी। ये परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा। तीसरी बार सत्ता में आने के पहले 85 दिनों में ही केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इन 85 दिनों में ही करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक होंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ। जैव ऊर्जा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। बैठक में गैर जीवाश्म ईंधन सहित संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वैकल्पिक ईंधन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को नई दिल्ली में जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए महत्वाकांक्षी मार्ग पर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। Bioenergy has gained much prominence in recent years, not only as a promising alternative energy source in India to reduce the country's dependence on fossil fuels, but also an avenue of income generation for our rural communities. India's energy blending program has been clearly a major success. Ethanol blending percentage has gone up from 1.53% in 2014 to 15% in 2024. Buoyed by the success, we advanced the 20% target by 5 years to be completed by the ethanol blending year, which for 2025, which will be by October 2025. And I am very happy to inform you that we are on track to achieve that. E100 ईंधन के लिए देश भर के 400 से अधिक खुदरा दुकानों से स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करना, स्थानीय नौकरियों का सृजन करना और विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर समुदायों को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र में ये उद्योगों को डीकार्बनाइज करने और ऊर्जा आयात बिलों में कटौती, अपशिष्ट प्रबंधन लागत को कम करने और उर्वरक सब्सिडी पर बचत करने का मार्ग प्रदान करता है। चावल, गेहूं और चीनी जैसे कृषि उत्पादों का अग्रणी उत्पादक होने के नाते भारत में बायोमास की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न होती है। वर्तमान में सालाना लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें से 230 मिलियन टन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग का 15% बायो एनर्जी से पूरा हो सकता है। Every year we have import of fossil fuel up to 22 lakh crores. And it is really not only a big problem related with the air pollution, but it is also a big economic problem. So now, by starting this, the day will come that we will reduce our imports. And because of reducing import and encouraging the biofuel, I am confident that the most important beneficiary will be the agriculture sector, which will get the benefit from it. And biofuel is the most important sector where it is going to beneficial to agriculture, rural, tribal economy.
इस दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य नेट जीरो, कार्बन अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ जैसे राष्ट्रीय पहलों के साथ उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत की बायो इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इन कदमों से बायो एनर्जी भारत के ऊर्जा भविष्य की आधारशिला बन गई है। आधुनिक जैव ऊर्जा के सहयोग से भारत देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरणीय फायदों को भी सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 1702 करोड़ रुपए की लागत की सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण, डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी विकास शामिल हैं। इस पहल से पशुधन और डेयरी से किसानों की आय भी बढ़ेगी। और इसी कड़ी में अब देश में दूध की कमी को पूरा करने और दूध की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार और IIT रुड़की एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पशुपालकों को इस डिवाइस से बहुत लाभ होगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भैंस का दूध और उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने को बाजार में आ रही है खास डिवाइस। बफेलो साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के चलते पशुओं के दूध उत्पादन पर असर पड़ेगा। उनके खान पान, हेल्थ और व्यवहार में भी अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि खास तौर से भैंस में आने वाले हर अंतर का पता वक्त रहते चल जाए और उसी के मुताबिक उसकी देखरेख की जाए और खाने को दिया जाए। भैंस वक्त से गर्भवती हो जाए और भरपूर दूध दे दे। शायद ही कोई ऐसा छोटा बड़ा पशुपालक होगा जो अपनी भैंस को लेकर ये दो बातें ना सोचता हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होगा कैसे? एक्सपर्ट की माने तो इसके लिए जरूरी है कि भैंस के खान पान, हेल्थ, व्यवहार की निगरानी के साथ ही भैंस की हीट का वक्त रहते पता चल जाए। खान पान में भैंस को कब हरे, सूखे चारे और मिनरल्स की जरूरत है, इस पर पैनी नजर रखनी होगी। लेकिन इतने सारे पशुओं के बीच एक एक भैंस पर एक एक चीज के लिए नजर रख पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट CIRB हिसार और IIT रुड़की एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं। उनकी इस रिसर्च में बिल गेट्स फाउंडेशन संस्था भी मदद कर रही है। गौरतलब है कि हमारा देश दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 है, लेकिन हमारे देश में दूध देने वाले पशुओं की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है, जबकि प्रति पशु दूध उत्पादन के मामले में हम काफी पीछे हैं। मोबाइल की मदद से भैंस की रिपोर्ट देगी ये डिवाइस। CIRB के साइंटिस्ट की माने तो इस खास डिवाइस पर काम चल रहा है, जल्द ही ये तैयार हो जाएगा। अगर इस डिवाइस के इस्तेमाल की बात करें तो उसके लिए मोबाइल में एक खास ऐप डाउनलोड करनी होगी। डिवाइस तभी काम करेगी जब ऐप वाला मोबाइल डिवाइस की रेंज में होगा। मोबाइल की रेंज में आते ही डिवाइस से भैंस के यूरिन की जांच की जाएगी। डिवाइस यूरिन की जांच रिपोर्ट ऐप को भेज देगी। अब ऐप पर आने वाली रिपोर्ट की साइंटिस्ट या एक्सपर्ट मॉनिटरिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भैंस को जैसे हरे और सूखे चारे के साथ मिनरल्स की जरूरत है तो ऐप पर ही ये सलाह अपडेट कर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि बच्चों को दूध देने से पहले भी दूध की जांच की जा सके। एक्सपर्ट्स की माने तो डिवाइस यूरिन की जांच 4 विषयों को ध्यान में रखते हुए करेगी, जैसे भैंस की खुराक, हेल्थ, व्यवहार और भैंस का गाभीन यानी गर्भवती होना। भैंस में कुछ सेंसर चिप भी लगाई जाएंगी। इनकी मदद से भैंस का मेडिकल अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही अगर उसके व्यवहार में जरा भी बदलाव आ रहा होगा तो उसकी जानकारी पशुपालक को मिल जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये सब होने के बाद भैंस का दूध उत्पादन करीब 4 गुना तक हो जाएगा। बिना किसी परेशानी के भैंस बच्चे भी लगातार देगी। माना जा रहा है कि पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए यह शोध एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। होशियारपुर के तालवाड़ा ब्लॉक के सरकारी कॉलेज महंत राम प्रकाश दास में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की जाएगी, जिसका लाभ आने वाले समय में पंजाब, हिमाचल और जम्मू की महिलाओं को मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में अब होशियारपुर के महंत राम प्रकाश जी दास सरकारी कॉलेज में द उन्नति मरूद ड्रोन अकेडमी शुरू होगी, जिसमें उन्नति सोसाइटी और सरकारी कॉलेज तलवाड़ा ने मिलकर मरूद ड्रोन अकेडमी हैदराबाद के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। इस समझौते में पंजाब, हिमाचल और जम्मू की महिलाओं को खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की 7 दिन की सिखलाई दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस पहल से कांडी क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा ते उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी मारुत ड्रोन अकेडमी हैदराबाद ने मिल के एक अनोखी पहल कर रही है कि इत्थे 3 स्टेट्स की जिहड़ी हैगी है ये वास्ते ड्रोन ट्रेनिंग अकेडमी जिहड़ी हैगी है वो होंद विच लिआंदी जा रही है। इस अकेडमी का जिहड़ा मिशन हैगा वो हैगा कि ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ पैदा कर सकिए। वहीं सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल गुरजीत सिंह ने बताया कि कॉलेज की तरफ से उन्नति के साथ मिलकर MOU साइन किया गया है, जिसमें कॉलेज की तरफ से ड्रोन उड़ाने के लिए मैदान के साथ आधुनिक तकनीक से लैस कंप्यूटर क्लासरूम उपलब्ध करवाया जाएगा। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ MOU ਜਿਹੜਾ उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी ने साइन किया है, जिहदे विच विद्यार्थियों को जिहड़ा ड्रोन ट्रेनिंग लई जिहड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रोजेक्ट की नोडल अधिकारी मुनीषा शर्मा के मुताबिक ट्रेनिंग विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र का चयन कर दिया गया है, जिसके साथ विद्यार्थियों को 5 घंटे की रोजाना ट्रेनिंग दी जाएगी। MRPD गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा, उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी ਅਤੇ ਮਾਰੂਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ड्रोन पायलट ट्रेनिंग जी है वो देगी, जिहदे महिलावां ड्रोन नूं किद्दां चलाना है, उहदी फिलिंग किद्दां करनी है, प्रोसैसिंग किद्दां करनी है, प्रोग्रामिंग किद्दां करनी है, ये सारी ट्रेनिंग जी है अकैडमी वालों दी जाएगी। ट्रेनिंग के वास्ते ड्रोन की ट्रेनिंग के वास्ते जी एयर स्पेस है, जी खाली ग्राउंड है, वो सरकारी कॉलेज तलवाड़ा वालों प्रोवाइड की जाएगी। दरअसल सरकार ने कृषि में महिलाओं को तकनीक के साथ स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत 15,000 स्वयं सहायता समूहों को कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल, DD न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ उड़द की बुआई 27,76,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान 28,83,000 हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। फिलहाल मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 31 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,000 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,000 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द के भाव में तेजी रही। यहां 31 अगस्त को उड़द का भाव था 8,250 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में 1,350 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद उड़द का भाव 9,600 रुपए हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते शनिवार को उड़द का भाव था 10,500 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 150 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 10,650 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहां सप्ताह के पहले दिन सोमवार को आजमगढ़ मंडी में उड़द का भाव रहा 9,075 रुपए। रायबरेली मंडी में उड़द 9,000 रुपए पर बिकी, जबकि हाथरस मंडी में उड़द के सौदे
8,950 रुपए पर हुए। पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 31 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,000 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी रही। यहां 31 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,500 रुपये। 2 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 2,400 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव 2,532 रुपए था। सोमवार को इसके सौदों में 43 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 2,575 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 31 अगस्त को और 2 सितंबर को गेहूं के सौदे बिना किसी बदलाव के 2,460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो 2 सितंबर को यहां की महारौनी मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,600 रुपए। शिकोहाबाद मंडी में गेहूं 2,420 रुपए पर बिकी। वहीं फर्रुखाबाद मंडी में इसके सौदे 2,515 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, जिसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तैयार सब्जियों की तुड़ाई या कटाई समय पर कर लें और उसके बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं असम में मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में मक्का की कटाई समय पर कर लें। साथ ही असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में अगेती किस्म की फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। अगर नर्सरी तैयार है तो रोपाई जारी रखें।
असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य इलाकों में गोभी की बुवाई का काम करें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों अरहर की बुवाई कर सकते हैं। मेघालय में तैयार मक्का और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। मिजोरम के बाढ़ प्रभावित इलाके में कम अवधि वाली उच्च किस्म की खरीफ की धान बोने का काम करें। नागालैंड में मक्का, धान, सोयाबीन और अदरक के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं सब्जियों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। त्रिपुरा में जहां अमन धान की फसल जल भराव की वजह से खराब हो गई है, वहां के किसान कम अवधि वाली उच्च किस्म की धान बोएं। यहां के किसान विकल्प के तौर पर उड़द और सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। सब्जियों या अन्य खराब हुई फसलों से पूरी तरह जल निकासी करने के बाद दूसरी नई फसल के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब जानते कुछ और खबरें। खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने पर उनकी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रुनेई रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और ब्रुनेई के सुल्तान के साथ अपनी बैठकों को लेकर उत्सुक हैं। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीति साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आधिकारिक तौर पर IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे के दूसरे दिन आज पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप ये तेल लेकर क्या कर रहे हैं? शनिदेव के मंदिर।